गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ परफेक्ट है? सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करिए। तैयार हैं सभी? चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम, किसके बारे में एक बार आप मुझे बताएंगे? आई थिंक हमने हाइड्रो पावर प्लांट जो हमने कंप्लीट कर लिया था, और स्टीम पावर प्लांट के बारे में भी आई थिंक मैंने उसका जो लेआउट है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। जल्दी से बताओ, यहां तक कंप्लीट हो गया था? लेआउट तक, लेआउट तक कंप्लीट हो गया था? हाँ, स्टीम पावर प्लांट हमने लेआउट तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास में क्या होगा, बॉयलर जो है, यहां पर दो टाइप के बॉयलर अपन यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉयलर जो है वो दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉयलर जो है वो ध्यान रखना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के बॉयलर हम यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। कौन कौन से दो टाइप के बॉयलर जो हैं वो हम यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। चलिए, तो हम दो टाइप के बॉयलर हम यूज करते हैं। कौन कौन से? एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर एंड दूसरा क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर। दो टाइप के बॉयलर हमारे पास में होंगे। पहला होगा फायर ट्यूब बॉयलर। क्या रहेगा हमारे पास में? फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। एंड दूसरा हमारे पास में क्या होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। इसमें से कौन सा अपन ज्यादातर यूज करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्यादा अपन कौन सा यूज करते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर करते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर यूज करते हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ, वो लास्ट में बना देंगे, चार्ट बनवाएंगे, पूरा पढ़ेंगे क्यों, थोड़ा सा क्यों पढ़ेंगे यार, पूरा पढ़ेंगे चार्ट, क्या दिक्कत है। चलिए, तो फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर हमारे पास में ज्यादातर अपन कौन सा यूज करते हैं, ध्यान रखना, वाटर ट्यूब बॉयलर। कौन सा यूज करते हैं? वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो ज्यादातर हम यूज करते हैं, हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर से ना। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या होगा, हमारे पास में ट्यूब के अंदर क्या होगी, ध्यान रखना, ट्यूब के अंदर हमारे पास में क्या होगी, तो ट्यूब के अंदर हमारे पास में क्या होगी, हॉट गैसेज होगी, हॉट गैसेज होगी, हॉट गैसेज। और अराउंड क्या रहेगा हमारे पास में, इसके चारों तरफ ये जो ट्यूब है, इन ट्यूब के अंदर तो हॉट गैसेज होगी, यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा। इसमें अगर हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर, ट्यूब के अंदर क्या होगी हमारे पास में, ट्यूब का अंदर क्या होगा, वाटर होगा। एंड अराउंड ट्यूब क्या होगा हमारे पास में, तो ट्यूब के अराउंड जो है वो हमारे पास में रहेगा क्या चीज, हॉट गैसेज हमारे पास में रहेगी, है ना। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर हमारे पास में क्या होगा, तो वाटर जो है वो क्या होगा, ट्यूब के अंदर रहेगा। एंड सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय हॉट गैसेस, हॉट गैसेस। यहां पर क्या होगा हमारे पास में, सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय वाटर। वाटर से यही रहेगा हमारे पास में, इसको अपन सराउंडेड रहेगा वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर, इसके अलावा यहां पर जो है हमारे पास में एफिशिएंसी पूछी जाती है। एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो यहाँ एफिशिएंसी होती है, तीन एफिशिएंसी होती है, बॉयलर एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी, दूसरा होता है हमारे पास में टरबाइन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कौन सी होगी, टरबाइन एफिशिएंसी। एंड लास्ट होगा जनरेटर एफिशिएंसी। क्या होगा, जनरेटर एफिशिएंसी। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ स्टीम पावर प्लांट के अंदर जो एफिशिएंसी होती है वो कौन कौन सी तीन एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी कौन कौन सी तीन एफिशिएंसी का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हमारे पास में क्या होगा, बॉयलर, टरबाइन एंड जनरेटर एफिशिएंसी का मल्टीप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि टरबाइन बॉयलर एफिशिएंसी जो है
बॉयलर एफिशिएंसी है मान लो 70% है, मान लो 70% है। टरबाइन एफिशिएंसी जो है वो मान के चलिए, टरबाइन एफिशिएंसी है वो 30% है। एंड जनरेटर एफिशिएंसी जो है वो कितना है हमारे पास में, 35% है जनरेटर एफिशिएंसी। आपसे पूछेगा फाइंड ओवरऑल एफिशिएंसी, फाइंड ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी बताओ क्या आंसर रहेगा। अगर आपको ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ ली जाए तो क्या आंसर आएगा, जल्दी सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्या आंसर रहेगा, 73.5%। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 0.7 को 0.3 से और 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है आपके पास में, 0.21 है मल्टीप्लाइड विद 0.35 है। तो आप यहां से 0.21 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 10, और यहां से कितना आएगा 3 और 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5, 3 और 7। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से आएगा 5, 3 एंड 7। तो यहां से कितना आएगा, 7.35% आ रहा होगा या 73% आ रहा है, 7.73 पर 7.35% आ रहा होगा यार, 7.35% आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। 7.35 आ रहा है ना, 7.35 आ रहा है हमारे पास। चलिए 7.35 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, तो यहां पर एक एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट स्टीम पावर प्लांट आउटपुट किसके अंदर, इन आउटपुट इन किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड विद 860 किलो कैलोरी डिवाइड बाय कोल इनपुट इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये फॉर्मूला याद है सभी को, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू आपके पास में होगा। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जांपल शॉर्ट में मैं दे रहा हूं, लैंग्वेज में आप एग्जाम में आपको दिया जाएगा। आपसे बोलेगा कि पावर आउटपुट जो मिलेगा हमारे पास में, पावर आउटपुट जो है वो हमें मिल रहा है 80 किलोवाट आवर हमें मिल रहा है, और एफिशिएंसी जो है ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 30% है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है हमारे पास में वो है 3000 किलो कैलोरी पर केजी। और आपसे पूछेगा फाइंड कोल इन केजी, कितना कोल अपन यूज करेंगे, ये एक्स क्या होता है, कोल इन केजी होता है। जल्दी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और आंसर बताओ, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताएंगे इस न्यूमेरिकल को, क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू 3000 किलो कैलोरी पर केजी है ना, किलो कैलोरी पर केजी।
आपको बताना है कोल इन केजी के अंदर कितना कोल रिक्वायर्ड होगा हमारे पास में 80 किलोवाट आवर जो है, अगर हमारे पास आउटपुट चाहिए तो। ऐसा न्यूमेरिकल किस किस को डर लगता है? इस स्टीम पावर प्लांट के न्यूमेरिकल से सच बताना किस किस को डर लगता है? आपको डर पता है क्यों लगता है? क्योंकि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जब आप करते हो ना तो बहुत सारी बुक में पता नहीं अजीब सा मेथड लिखा होता है ना, अजीब सा मेथड लिखा होता है। उससे जब आप करते हैं तो आपको बहुत डर लगता है क्योंकि आप उनका सॉल्यूशन देखते हो। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ये अगर आपने फॉर्मूला यूज कर लिया तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें बिल्कुल भी नीड नहीं होगी आपको किसी से भी डरने की, मतलब न्यूमेरिकल से। कितना भी टफ से टफ न्यूमेरिकल दे दे, आप कर लोगे इसके अंदर, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले आपको लोग क्या करते हो, पहले कुछ आउटपुट निकालते हो, हीट आउटपुट निकालते हो, ऐसे कुछ लिखा होता है ना सॉल्यूशन के अंदर। उनका सॉल्यूशन पता नहीं उन्होंने जो है वो 1 से 1.5 पेज का सॉल्यूशन करवा रखा होता है। स्टार्टिंग में मैंने खुद ने उस मेथड को फॉलो किया, फिर मुझे लगा यार ये तो अजीब सा मेथड है। तो फिर सबसे बेस्ट है ये फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ, सर। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई हीट आउटपुट या कुछ भी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना? ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको बहुत आसानी से जितने भी स्टीम पावर प्लांट के न्यूमेरिकल हैं, आप इस फॉर्मूले से कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और ये न्यूमेरिकल हर कोई नहीं करके आएगा, वहां पर ध्यान रखना। आप ही लोग करके आ पाओगे जिसको ये फॉर्मूला पता होगा। तो यहां पर क्या करना है, सिंपल एफिशिएंसी उसने दी 0.3 पुट करो। आउटपुट दिए, यहां ध्यान रखना किलोवाट आवर में होना चाहिए, उसी में दिया मैंने, उसमें पुट करो। 860 से मल्टीप्लाई करो, और यहां पर x निकालना है, और ये 3000 आपको दे रखा है। बस सिंपल लैंग्वेज में आप इसको सॉल्यूशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 86 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 9। तो इसको सॉल्व कर लो आपके पास में, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड बाय 9, 7 आएगा, 76.3% है ना? 76.3% के अराउंड आंसर आ रहा होगा। यही आंसर आ रहा है। एक्स ही तो कोल है। अरे एक्स ही तो हमारे पास में कोल है। एक्स यहाँ पर क्या है, कोल है, नंबर ऑफ कोल रिक्वायर्ड, है ना? एक्स यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना, कोल इन केजी, कोल इन केजी जो हमें निकालना है। कोल किस में होगा, किलोग्राम में होगा। चलो, तो ये एक न्यूमेरिकल आपके पास में बनेगा, तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा पल्वराइजेशन, बताओ पल्वराइजेशन क्या होता है? पल्वराइजेशन क्या होता है? पल्वराइजेशन क्या होता है? क्या बोल रहे हो? उतना नहीं करना है आपको, ऐसे निकाल लो बस, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उससे हीट वीट सब कुछ भी नहीं करना हमें। इस फॉर्मूले से आंसर निकाल लो सिंपल तरीके से। चलिए, पल्वराइजेशन क्या होता है हमारे पास में? पल्वराइजेशन होता है हमारे पास में कोल को, जो कोल आता है ना, आपको पता होगा कोल बड़े बड़े कोल होंगे, तो उसको आपको पता होगा कि एक बड़ा सा कोल का हमारे पास में जो है वो उसको जलाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। उसको आप बारीक कर दो, आप उसको बिल्कुल बारीक चूरा बना दो, और फिर उसके बाद में उसको बर्न करो, आप बहुत आसानी से बर्न कर लोगे ना। पल्वराइजेशन कुछ नहीं होता, कोल को जो है वो थिन पार्टिकल्स के अंदर या बारीक बारीक चूर्ण बनाना जो होता है ना, प्रोसेस होता है, उसी को अपन पल्वराइजेशन बोलते हैं। पल्वराइजेशन से हमारा एडवांटेज क्या मिलता है? ये जनरल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ पल्वराइजेशन का एडवांटेज क्या होता है, क्या फायदा मिलेगा हमें उसको। तो हमारे पास में क्या होगा, हीट यूटिलाइजेशन बेटर होगा, हमारे पास एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी। पहले हमें एफिशिएंट हीट नहीं मिल रही थी, अब पल्वराइजेशन के बाद में हमें एफिशिएंट हीट मिलेगी। हीट मिलने से हमारे पास में क्या होगा, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। हमारे पास में लॉसेस कम होने से मतलब एफिशिएंसी हमारी ज्यादा बढ़ेगी। एक जनरल सा हमारे पास में टॉपिक है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। नहीं, अपने अपने को नहीं चाहिए पैसा। देखो यार, कितना कॉल करते हैं लोग हैं, आप में से किसी को चाहिए पैसा वैसा? दिन के पता नहीं कहाँ से 10 नंबर ब्लॉक करते हैं, फिर भी नंबर कहाँ से आ जाते हैं इनके पास में।
कितना पैसा चाहिए? चलो अगली बार फोन आएगा तो हम उतने ही रुपए की डिमांड करेंगे। चलिए, कितना पैसा चाहिए? मैं सोच रहा हूँ सबसे बेस्ट है कि 50-100 करोड़ ले लिया जाए और फिर बाकी सभी की तरह क्या बोल दिया जाए कि दिवाली हो गए, हम दिवालिया घोषित कर दो, बैंक करप्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। 150 करोड़ लेकर जो है वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं ना, फिर आराम से जिंदगी कट जाएगी। चलो, तो अपन आते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये हमारे पास में क्या होगा, पल्वराइजेशन एक टर्म जरूर याद रखना, वो एग्जाम में कभी कभार आपको पूछ लेता है ना, आपको पूछ लेगा बहुत बार, है ना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगले प्लांट पर, और अगला जो प्लांट होगा वो हमारे पास में कौन सा होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट लिखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि बताओ 1 kg यूरेनियम को बर्न करने पर, 1 kg यूरेनियम को बर्न करने पर हमारे पास में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? जल्दी से बताओ। 1 kg यूरेनियम को बर्न करने पर हमारे पास में कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी? मतलब सॉरी, 1 kg यूरेनियम को बर्न करने पर जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट हम चाहते हैं किससे, स्टीम पावर प्लांट से अगर हमारे पास में मिले, तो कितना कोल हमें यूज करना पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। कितना, ध्यान रखना। हाँ, करेक्ट। अराउंड 2000 से लेकर 3000 टन के अराउंड। बहुत सारे बुक में अलग अलग डेटा होता है ना, एक रेंज लिख दो, 2000 से लेकर 3000 टन कोल हमें रिक्वायर्ड होता है। कोल अगर रिक्वायर्ड होगा, कोल टू प्रोड्यूस सेम हीट, टू प्रोड्यूस सेम हीट, सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम किससे, ध्यान रखना, हम यूरेनियम से हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। किससे? एक 1 kg यूरेनियम, और कोल से अपन यूज करना चाह रहे हैं, तो इतना हमें यूज करना पड़ेगा कोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, अगला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट जो है वो हमारे पास में लगभग वर्किंग सेम ही होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि स्टीम पावर प्लांट में हम बॉयलर यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर हम यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एज ए फ्यूल यहाँ पर क्या यूज करते हैं? एज ए फ्यूल अगर हम बात करें इसके अंदर, एज ए फ्यूल अगर हम बात करें, तो फ्यूल यहाँ पर यूज किया जाता है क्या चीज? तो यहाँ पर फ्यूल हम यूज करते हैं यूरेनियम। क्या यूज करते हैं? यूरेनियम जो है वो हम यूज करते हैं फ्यूल। यूरेनियम कौन सा, ध्यान रखना, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो है वो हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल एलिमेंट। क्या यूज करते हैं? यूरेनियम 235 हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल एलिमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में? तो यहां पर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा? चलिए आप मुझे जल्दी जल्दी इन सभी चीजों के बारे में नाम बताएंगे, वैसे आपको सभी को पता भी होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे पास में क्या होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमारे पास में क्या होगा? यहां पर कंट्रोल रोड बनी होती है। जल्दी से बताओ, कंट्रोल रोड किसकी होती है? कंट्रोल रोड किस मटेरियल की बनाते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी। और इन कंट्रोल रोड के बीच में यहां पर हमारी फ्यूल रोड होती है। कंट्रोल रोड के बीच में क्या होती है? यहां पर हमारी फ्यूल रोड होती है। कंट्रोल रोड के बीच में क्या होगी? हमारी फ्यूल रोड होगी। क्या होगा? फ्यूल रोड हमारे पास में होगी। फ्यूल रोड हमारे पास में होगी। चलिए, तो ये फ्यूल रोड तो किसकी, यूरेनियम की बनी होगी हमारे पास में। कंट्रोल रोड अपन बनाते हैं किसकी, ध्यान रखना, बोरॉन कैडमियम एंड हाफनियम। बोरॉन कैडमियम एंड हाफनियम की अपन बनाते हैं। और ये क्या काम करती है? ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है बाय एब्जॉर्बिंग द स्लो न्यूट्रॉन्स। जो भी हमारे पास में यहाँ पर अंदर न्यूट्रॉन से रिएक्शन होती है यूरेनियम की, तो वहां से आपके पास में, आपको पता होगा, ये रिएक्शन चेन रिएक्शन बढ़ती जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी स्लो न्यूट्रॉन से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पास में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं ना। तो ये कंट्रोल रोड क्या काम करेगी, ध्यान रखना, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगी। तो ये ध्यान रखना, बोरॉन कैडमियम हाफनियम कहाँ यूज करेंगे? कंट्रोल रोड के अंदर।
कंट्रोल लोड क्या काम करेगी? एब्जॉर्ब द स्लो न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, कंट्रोल लोड क्या काम करेगी? एब्जॉर्ब द स्लो न्यूट्रॉन। एब्जॉर्ब क्या करेंगे? ध्यान रखना, स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन। तो ये ध्यान रखना, ये स्लो न्यूट्रॉन को हमारे पास में क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। स्लो न्यूट्रॉन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अंदर, यहां पर हमारे पास में क्या होता है इसके अलावा भी, ये जो फ्यूल अपन बनाते हैं ना, फ्यूल रोड, इसको ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए हम इसके ऊपर अपन एक लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी लेयर चढ़ाते हैं? जल्दी से बताओ। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन की, यूरेनियम जो होता है हमारे पास में, जो फ्यूल रोड होती है, उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम किसकी परत चढ़ाते हैं? जल्दी से बताओ, किसकी? ग्रेफाइट की परत चढ़ाते हैं? नहीं तो, ग्रेफाइट की थोड़ी ना परत चढ़ाते हैं, पर तो एल्यूमिनियम की चढ़ाते हैं। किसकी चढ़ाते हैं हम? एल्यूमिनियम की लेयर अपन चढ़ाते हैं, इसको ऑक्सीडेशन। ग्रेफाइट तो एज ए मॉडरेटर और ये यूज करते हैं अपन, है ना। कोई बोल रहा है कि सर स्लो तो मॉडरेटर। मैं स्लो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। जो आपका मॉडरेटर होता है वो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने का काम करता है। ध्यान रखना, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं को स्लो डाउन करने का काम हमारे पास में मॉडरेटर करता है। मॉडरेटर उनको स्लो करता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। एब्जॉर्ब कौन करता है? कंट्रोल लोड करती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये चीज डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। एक मिनट वेट करो, कोई कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? स्टेनलेस स्टील। चलिए, हाँ, मॉडरेटर स्लो डाउन करने का काम करता है, ठीक है, अब परफेक्ट आपके कमेंट दिख रहे हैं। मॉडरेटर क्या करता है हमारे पास में? स्लो डाउन करने का काम करता है। एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, जिरकोनियम, इनकी लेयर अपन चढ़ा कर रखते हैं ना। चलिए, तो यहां पर ये लेयर ध्यान रखना, फ्यूल जो होगा हमारे पास में क्लेड विद फ्यूल रोड जो होगी वो अपन क्या करेंगे? हम परत चढ़ाकर रखेंगे। क्लेड विद हमारे पास में क्या होगा? एल्यूमिनियम, या फिर क्या होगा हमारे पास में? स्टेनलेस स्टील, जिरकोनियम, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। इसके अपन लेयर चढ़ा कर रखते हैं। इसके जस्ट बाद में हीट एक्सचेंजर होता है, वो कुछ काम का नहीं है, वो चीजें हमें नहीं पूछेगा। हमें जो जो मेन पूछेगा हम उसी पर बात करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, यहां पर हम एज ए मॉडरेटर भी हम यूज करते हैं मंदक, जिसको हिंदी में बोलते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर, आप मुझे बताएंगे एज ए मॉडरेटर हम क्या यूज करते हैं? एज ए मॉडरेटर जो है यहाँ पर क्या, कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं? एक तो सभी को याद होगा D2O, हैवी वाटर, हम एज ए मॉडरेटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं आए अजय? चलो, D2O और बताएंगे। मॉडरेटर, हैवी वाटर हमने लिख दिया। ग्रेफाइट हमारे पास में होगा, क्या होगा? ग्रेफाइट होगा, करेक्ट। D2O एंड क्या होगा हमारे पास में? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है कूलेंट की अगर हम बात करें, कूलेंट, एज ए कूलेंट हम क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताओ। कूलेंट में D2O जो होता है ना, वो कूलेंट में भी आता है, और ऑर्डिनरी वाटर भी आता है। ऑर्डिनरी वाटर भी आता है हमारे पास में कूलेंट के अंदर। ऑर्डिनरी वाटर जो है वो भी हम यूज करते हैं एज ए कूलेंट के अंदर। इसके अलावा अपन क्या करते हैं? हम यहाँ पर मोल्टन सोडियम और क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताओ, एज ए कूलेंट। मोल्टन सोडियम भी अपन यूज करते हैं। मोल्टन सोडियम भी हम यूज करते हैं। पोटेशियम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, अपन हाइड्रोजन गैस भी हम यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस भी हम इसको यूज करते हैं। क्या होगा हमारे पास में? मोल्टन सोडियम, लिथियम। करेक्ट, लिथियम भी आप लिख सकते हो। सोडियम लिख दो, लिथियम लिख दो। ये सारी चीजें अपन यूज करते हैं ना, पोटेशियम। ये हमारे पास में क्या होंगे? एज ए मॉडरेटर, हमारे मॉडरेटर और कोलेंट होंगे। नेक्स्ट होगा अपन क्या करते हैं? हम यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हम रिफ्लेक्टर भी अपन यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर, या फिर पहले लिख दो शील्डिंग। शील्डिंग अपन प्रोवाइड करते हैं, क्यों? बता दे, जल्दी से बताओ। शील्डिंग अपन क्यों प्रोवाइड कराते हैं? शील्डिंग अपन क्यों प्रोवाइड कराते हैं? जल्दी से बताओ।
हाँ, और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, लेकिन मेन मेन अपने को याद रखने जो जो हमें पूछेगा ना, उतने सारे मटेरियल नहीं याद रखने। जो मेन चीज आपको देता है प्रायोरिटी वाइज, वो 2-3 ही ऑप्शन में देता है। बेरिलियम भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर शील्डिंग क्यों प्रोवाइड कराते हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास में रेडियो एक्टिव रेज निकलती है ना, अल्फा बीटा गामा रेज, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं ना। क्या करते हैं हम इसको? अल्फा बीटा एंड गामा रेज के लिए शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा रेज के प्रोटेक्शन के लिए हम शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम ये यहाँ पर जो है इसके अलावा क्या क्या लगाते हैं हम? नेक्स्ट होगा हमारे पास फ्यूल रोड हो गया, मॉडरेटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कूलेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से बताओ, अगर यहां से कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इससे बाहर ना निकल जाए, ईस्केप फ्रॉम द ईस्केप ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को बाहर निकलने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है वो, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? हाँ, फिर लास्ट में गामा, अगर सारे ऑप्शन हो तो गामा कंसिडर करना है, सही बात है। रिफ्लेक्टर अपन लगाते हैं, करेक्ट। क्या आंसर होगा? रिफ्लेक्टर अपन लगाते हैं। वैसे आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रिफ्लेक्टर अपन क्यों लगाते हैं, तो ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन से उनको बाहर निकल के ना भग जाए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं ना, टू एस्केप ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए, तो रिफ्लेक्टर आपके पास में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें, तो हमारे पास में और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछेगा? ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ रिएक्टर के बारे में पूछेगा। टाइप्स ऑफ रिएक्टर के बारे में पूछेगा। हम यहाँ पर कौन कौन से रिएक्टर अपन यूज करते हैं? पहला अपन यूज करते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, हम यूज करते हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हम यूज करते हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास में प्रेशराइज वाटर रिएक्टर यूज करते हैं। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हम यूज करते हैं। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम यूज करते हैं। फास्ट ब्रीडर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम यूज करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा कैंडू अपन यूज करते हैं। कैंडू कनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर हम यूज करते हैं। कैंडू रिएक्टर हम यूज करते हैं। फिफ्थ अपन यूज करते हैं गैस कोल्ड रिएक्टर हम यूज करते हैं। गैस कोल्ड रिएक्टर हम यूज करते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा अपन कूलेंट क्या यूज करते हैं और मॉडरेटर क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताओ, आप ही बताओगे। कूलेंट एंड मॉडरेटर, बस मैं नाम लिखूंगा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। एज ए कूलेंट हम क्या यूज करते हैं और एज ए मॉडरेटर हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर? जल्दी से बताओ। पहला, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर आप बताएंगे जल्दी से। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर जो है आप बताएंगे क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनरी वाटर, करेक्ट। दोनों ही काम करता है वो, है ना, ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर दोनों ये भी सेम है ना, सेम लिख दो इधर। सेम काम करता है। यहां पर क्या यूज करते हैं? प्रेशराइज वाटर। प्रेशराइज वाटर ये भी क्या होगा हमारे पास में, दोनों ही काम करता है ना। ऑर्डिनरी वाटर दोनों का काम करता है। प्रेशराइज वाटर दोनों का काम करता है। अगले वाले में बताओ, ये बहुत कम चांसेस से पूछेगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पूछेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जल्दी से बताओ क्या होता है हमारे पास में? कूलेंट क्या होता है और मॉडरेटर क्या होता है? एज ए कूलेंट हम क्या यूज करते हैं और एज ए मॉडरेटर जो है वो हम क्या यूज करते हैं? जल्दी से आंसर बताएंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम अपन यूज करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम अपन यूज करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, और यहाँ नो मॉडरेटर रिक्वायर्ड। यहाँ पर मॉडरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
नेक्स्ट, कैन डू में अपन क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। कैन डू में अपन क्या यूज करते हैं, कनेडियम, ड्यूटेरियम, यूरेनियम के अंदर क्या यूज करते हैं, कैन डू के अंदर क्या यूज करते हैं, कैन डू के अंदर अपन यूज करते हैं कूलेंट एज ए D2O, हैवी वाटर, D2O यूज करते हैं हैवी वाटर। और मोड सॉरी कूलेंट के लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। कूलेंट और मॉडरेटर, जल्दी से बताओ, दोनों काम करता है, दोनों काम करता है या सिंगल काम ही करता है, D2O, ठीक है। दोनों काम करता है, करेक्ट। D2O हमारे पास में क्या होगा, दोनों काम करेगा। तो D2O अपन यूज करेंगे, वो दोनों काम करेगा हमारे पास में। लास्ट वाला में बताओ जल्दी से। गैस कोल्ड रिएक्टर के अंदर गैस तो अपन यूज करते हैं एज ए कूलेंट, नाम से ही पता लग रहा है। गैस एज ए कूलेंट अपन यूज करते हैं, तो कौन सी गैस अपन यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना। हाइड्रोजन गैस अपन एज ए कूलेंट अपन यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस एज ए कूलेंट अपन यूज करते हैं, या हीलियम भी आप यूज कर सकते हो। आप मुझे बताएंगे मॉडरेटर क्या यूज करते हैं, गैस कूल्ड रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर क्या होता है, ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर होता है, करेक्ट। ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर होता है यहां पर क्या होता है, ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर होता है, ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर होता है। तो ये हमारे पास में जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इनमें से कुछ थ्योरेटिकली, वर्बली, मैच द फॉलोइंग, कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो कैसा क्वेश्चन बनाना चाह रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्टर के बाद में, टाइप्स ऑफ रिएक्टर के बाद में हमारे पास में आएगा, यहां पर हमारे पास में एक होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के, जो होता है हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इन वन जनरेशन, वन मतलब अभी वाली प्रेजेंट जनरेशन है ना, वन का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट जनरेशन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन जनरेशन मतलब प्रेजेंट जनरेशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीसीडिंग जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन या प्रीसीडिंग जनरेशन, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर अगर आप मुझे बताएंगे के की वैल्यू मोर देन वन, के की वैल्यू इक्वल टू वन, के की वैल्यू लेस देन वन, इनमें से किसके अंदर जो है वो रिएक्शन आपकी सुपर क्रिटिकल होगी, किसके अंदर जो हमारे पास में, वेब पर व्हाट्सएप ऑप्शन नहीं है ब्रो, नहीं व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट पर है, होगा मेरे हिसाब से, देखिए वहीं से भी आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें के इक्वल टू वन, के ग्रेटर देन वन, के इक्वल टू वन और के लेस देन वन हमारे पास में, तो बताओ क्या आंसर होगा। पहले वाले में क्या होगा, कि हमारे पास में मोर देन वन होगा तो क्या होगा, कोई बोला सर के लेस देन वन होगा तो सुपर क्रिटिकल होगा, गलत आंसर है, के मोर देन वन होगा तब जाकर होगा। यहां पर क्या होगा, सुपर क्रिटिकल होगा, सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। और यहां पर क्या होगा, क्रिटिकल होगी, और यहां पर क्या होगी, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। अगर न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, के लेस देन वन पर क्या होगा, अंडर कंट्रोल्ड, हाँ बोल सकते हो, अंडर कंट्रोल भी बोल सकते हो, सब क्रिटिकल भी बोल सकते हो, है ना, अंडर कंट्रोल भी बोल सकते हो, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यहां पर क्या होती है, ये होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, यहां पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमारे पास में होती है। यहां पर के का नाम क्या होता है, के का नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, के का नाम क्या होता है। ये सब कुछ याद रखने हैं ना एग्जाम में, नहीं तो पता लगा कि हमें उसका के का नाम ही नहीं पता है, हम कैसे करेंगे। वही अंडर क्रिटिकल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक की है, सब क्रिटिकल या अंडर क्रिटिकल बात एक की है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, करेक्ट। अगर आप सुनोगे तो मैंने पहले नाम बोल दिया था ना, इससे पहले ही मैंने आपको नाम बोल दिया था, इसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर,
मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारे पास में होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारे पास में होता है। ठीक है, तो नाम अगर आप सुनोगे तो मैं पहले बोल देता हूँ, फिर बाद में आपसे पूछता हूँ कि बताओ नाम क्या है, तो क्लास में, ताकि आप एनर्जेटिक रहें, थोड़ा सा अटेंटिव रहें। तो ये हमारे पास में क्या होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड जितनी चीजें पूछेगा वो सारी मैंने आपको बता दी है ना। तो ये सारी चीजें आपको पूछ जाएगी किसमें से, न्यूक्लियर पावर प्लांट में से। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कंपैरिजन कर लेते हैं, पहला इन तीनों के अंदर, फिर उसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पैरामीटर के बारे में, फिर हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्टीम पावर प्लांट के बारे में, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और लास्ट होगा डीजल पावर प्लांट। लास्ट होगा डीजल पावर प्लांट के बारे में, न्यूक्लियर, स्टीम, हाइड्रो। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर हम लिखेंगे पैरामीटर। पैरामीटर, यहां पर लिखेंगे हम हाइड्रो। हाइड्रो, यहां पर हम लिखेंगे स्टीम, न्यूक्लियर और डीजल। चलिए, पहला अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, ये जो हमारे पास में प्लांट होते हैं, ये जो हमारे पास में प्लांट होंगे, बेस लोड और पीक लोड में टाइप्स ऑफ प्लांट की अगर हम बात करें, किस टाइप के प्लांट है, जल्दी से बताओ। टाइप ऑफ प्लांट कौन सा है? बेस लोड है, पीक लोड है, क्या है? बेस लोड, पीक लोड, कौन से प्लांट है? तो ध्यान रखना, टाइप ऑफ प्लांट में अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में जो है ये होगा हाइड्रो पावर प्लांट। जो है वो क्या होता है, बेस एंड पीक दोनों होता है। बेस एंड पीक दोनों प्लांट की तरह काम करता है। ये बेस लोड प्लांट होता है, ये बेस लोड प्लांट होता है, ये पीक लोड प्लांट होता है। तो पहला तो ये याद रखेंगे आप टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें, हाईएस्ट मतलब रनिंग कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट किसकी होती है, जल्दी से बताओ। सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट आप बताएंगे, दो आंसर आप मुझे बताएंगे। सबसे हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट किसकी होती है, लोएस्ट रनिंग कॉस्ट किसकी होती है? रनिंग कॉस्ट के बारे में बताएंगे जल्दी से। चलिए, क्या आएगा हमारे पास में, हाईएस्ट जो होगी किसकी होगी, ध्यान रखना, डीजल की होगी हाईएस्ट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डीजल की हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट होगी, हाइड्रो की सबसे लोएस्ट होगी रनिंग कॉस्ट, फिर यह हमारे पास में क्या होगा, हाई होगी, और इसकी लो मान लो। मतलब सबसे हाईएस्ट ये, फिर ये, फिर ये, और फिर सबसे कम जो होगी वो हमारे पास में रहेगी किसकी, हाइड्रो पावर प्लांट की। रनिंग कॉस्ट के बाद में अपन बात करते हैं ओवरऑल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं,
टोटल कॉस्ट जल्दी से बताओ, सबसे हाईएस्ट कॉस्ट किसकी होती है? अगर हम टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? तो सबसे हाईएस्ट होती है हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट की। हाईएस्ट किसकी होती है? न्यूक्लियर। फिर हमारे पास में क्या होता है? फिर हमारे पास में होता है हाइड्रो की हाई कॉस्ट होती है हमारे पास में। फिर ये हमारे पास में आएगा, ये भी लेस देन क्या होगा हमारे पास में? हाइड्रो होगा, लेस देन हाइड्रो होगी, लेस देन हाइड्रो होगी। और यहां पर सबसे लोएस्ट होगी, लोएस्ट। हाइड्रो सबसे हाईएस्ट होगा, हाइड्रो नहीं होगा, सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा? न्यूक्लियर, देन हाइड्रो, देन स्टीम और देन डीजल, करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा हमारे पास में ओवरऑल कॉस्ट, हमारे पास में हो गया रनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा? फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलो जल्दी से बताओ, फ्यूल हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट करना है। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में बताओगे? फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाइड्रो की हाई क्यों होती है बेटा? बांध बनाने में, डैम बनाने में बहुत पैसा लगता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। रनिंग कॉस्ट कम होती है बट इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है ना, इनिशियल कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है इसलिए। चलिए, तो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में नील होती है हाइड्रो के अंदर। हाइड्रो में पानी को कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता है, हम ऐसे कोई ट्रेन में पानी भर के हम हाइड्रो पावर प्लांट तक नहीं पहुंचाते हैं ना, तो नील होगा हमारे पास में 0। नेक्स्ट यहां पर होगा हमारे पास में लो होगी, कोई यूरेनियम को पहुंचाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। अब हमारे पास में बचे हुए सबसे ध्यान रखना दो चीज, एक होगा स्टीम और एक होगा हमारे पास में डीजल पावर प्लांट। जल्दी से बताओ, सबसे हाईएस्ट कौन आएगा? थर्मल में हमारे पास में, थर्मल हमारे पास में क्या होगा? हाईएस्ट होगा फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, और ये भी हाई होगा हमारे पास में। स्टीम पावर प्लांट सबसे हाईएस्ट होगा, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो अगला हमारे पास में पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ पैरामीटर के बाद में। अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास में रहेगा स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम। 5 to 10 मिनट लगते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को स्टार्ट होने में। इसको सबसे ज्यादा लगता है 2 to 3 आवर, 2 to 3 आवर। इसको लगता है 1 to 2 आवर। इसको लगता है 2 to 3 मिनट, 2 to 3 मिनट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में आएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 90%, मोर देन 90%, 85% to 90% तक एफिशिएंसी यहां पर होती है। इसकी एफिशिएंसी होती है अराउंड 25 to 30%, 25 to 30%, 25% to 30%। नेक्स्ट होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हम बात करें तो लगभग 40 to 50% हमारे पास है, मान लो 40 to 50% के अराउंड एफिशिएंसी होती है। यहां पर कितना होता है? 30 से लेकर 40% के बीच में, 30% to 40% के बीच में होती है। तो हमारे पास में क्या होगा? एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट जो है वो हमारे पास में हाइड्रो की रहेगी, ठीक है, हाइड्रो की हमारे पास में रहेगी। फिर उसके बाद में रहेगी न्यूक्लियर, फिर डीजल, एंड सबसे कम रहेगी स्टीम पावर प्लांट। एफिशिएंसी के बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइफ। चलिए आप मुझे बताएंगे विद नेम, लाइफ क्या होती है इनकी, कौन कितने साल जीता है? सबसे हाईएस्ट लाइफ होती है हमारे पास में अराउंड 90 ईयर्स, 90 ईयर्स। अब इनकी लाइफ बताओ, बाकी सभी की कितनी कितनी लाइफ होती है? लाइफ कितनी होती है? 90 ईयर तो हाइड्रो की होती है, ठीक है, 90 to 100 ईयर। बाकी सभी की लाइफ बताओ। सबसे कम लाइफ किसकी होती है? तो होती है डीजल पावर प्लांट की।
चलिए क्या आंसर होगा? 25 to 30 हमारे पास में क्या होता है? स्टीम पावर। हाँ, 20 to 30 लिख सकते हो, या स्टीम का 25 to 30 लिख दो। ईयर हमारे पास में होता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी कैसे पता करते हैं, किसकी कितनी होती है? जैसे मैंने बताया वैसे पता करते हैं। मैंने कैसे बताया? किसी ने पूछा है कि सर एफिशिएंसी कैसे पता करते हैं कि किसकी कितनी? आपको देखकर, मुझे देखकर क्या लगा आपको कि मैंने कैसे समझाया आपको? जैसे मैंने पता लगाया वैसे ही आपको पता लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। जिसके लिए आप माहिर हैं उससे ही पता करना है कि एफिशिएंसी इतनी है। न्यूक्लियर की हमारे पास में कितनी होगी? हाँ, न्यूक्लियर का 40-45 ईयर के अराउंड हमारा, 40-45 ईयर के अराउंड जो है वो हमारे पास में रहता है। और इसकी लाइफ सबसे कम होगी, सबसे लोएस्ट लाइफ होती है अराउंड 10 to 20 ईयर। कितना होता है इसका? यही होता है ना, 10 to 20 ईयर के अराउंड। तो ये हमारे पास में कौन होता है? डीजल। डीजल सबसे कम होता है। हाँ, टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी जिसके लिए अपन माहिर है उससे अपने को पता लगाएंगे ना। चलो, तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे। और भी हमारे पास में अभी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछेगा यहाँ पर? रिलायबिलिटी के बारे में पूछेगा। बताओ कौन ज्यादा रिलायबल है, जल्दी से बताओ। सबसे हाईएस्ट रिलायबल और सबसे लीस्ट रिलायबल का नाम बताएंगे। रिलायबिलिटी के बारे में बताएंगे आप मुझे, रिलायबिलिटी के बारे में बताएंगे, जल्दी से बताओ। रिलायबिलिटी में हाईएस्ट रिलायबल कौन होता है इनमें से? हाइड्रो सबसे हाईएस्ट रिलायबल होता है, करेक्ट। हाइड्रो सबसे हाईएस्ट रिलायबल होता है। सबसे लीस्ट रिलायबल हमारे पास में कौन सा होता है? डीजल। डीजल लीस्ट रिलायबल होता है। अब बताओ, स्टीम और लीस्ट में डीजल आएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद में रिलायबल, ठीक है, ये हाई होता है और इसको लो। रिलायबिलिटी के बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट होगा हमारे पास में स्टैंड बाय लॉस। स्टैंड बाय लॉस, स्टैंड बाय लॉस यहां नील होते हैं, जीरो। स्टैंड बाय लॉस नहीं होते हमारे पास में। अब जल्दी से बताओ, यहां पर स्टैंड बाय लॉस कितने होते हैं? यहां पर भी लो होते हैं स्टैंड बाय लॉस। बट अगर हम बात करें स्टैंड बाय लॉस पर, सबसे हाईएस्ट होते हैं किसके अंदर? स्टीम पावर प्लांट के अंदर सबसे हाईएस्ट। यहां पर क्या होगा? लेस देन स्टीम। और ये क्या होगा? मोर देन हाइड्रो। यही होता है ना, मोर देन हाइड्रो। हाइड्रो से ज्यादा होते हैं, हाइड्रो में तो नील होते हैं। स्टैंड बाय लॉस, तो यहां पर डीजल के अंदर क्या होंगे? नील होंगे। हाईएस्ट स्टीम, करेक्ट। स्टैंड बाय लॉस हमारे पास में। और बताएंगे और कौन से पैरामीटर जिसमें अपन कंपेयर कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट में अपन ने कर लिया, एफिशिएंसी हो गया, लाइफ हो गया, स्टैंड बाय लॉस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। और कोई पॉइंट ऐसा बचा हुआ पैरामीटर जिस पर कंपैरिजन करना है? लगभग खास खास चीजें जो पूछता है वो तो सारी मैंने आपको बता दी। हाँ, इरेक्शन टाइम आप लिख सकते हो, इरेक्शन पीरियड। इरेक्शन पीरियड, इरेक्शन टाइम जो होता है इसको सबसे हाईएस्ट टाइम लगता है। हाइड्रो को सबसे ज्यादा टाइम लगता है बनाने में। सबसे लोएस्ट टाइम डीजल को लगता है। फिर न्यूक्लियर को लगता है हमारे पास में हाई, मतलब लेस देन हाइड्रो। लेस देन हाइड्रो। और ये क्या होगा? लेस देन न्यूक्लियर। लेस देन न्यूक्लियर। डीजल को सबसे जल्दी बना सकते हैं अपन, है ना। डीजल को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख सकते हो, रनिंग कॉस्ट अपने लिख दिया ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट वही है, रनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आप सभी को क्या करना है? आप सभी को याद रखना है। स्टार्टिंग कॉस्ट भी लिखो। स्टार्टिंग कॉस्ट बता दिया ना मैंने आपको, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग कॉस्ट जो किसकी लगती है? स्टार्टिंग के लिए अगर हम बात करें, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, सब लिखा चुका हूं मैं आपको।
अरे उतनी चीजें नहीं पूछेगा। लोकेशन हाँ पूछ लिख सकते हो, लोकेशन ठीक है, लोकेशन अच्छा पैरामीटर है। कहाँ बनाते हैं जल्दी से बताओ हाइड्रो पावर प्लांट को? लोकेशन कहाँ बनाएंगे? क्या हम अजय कुमार के घर की छत पर बना सकते हैं, या फिर खेत पर ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट बना सकते हैं हम? तो नहीं बना सकते। हाइड्रो पावर प्लांट हम वहां पर बनाएंगे जहां पर हमारे पास में वाटर अवेलेबल होगा ना। तो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हिली एरियाज के अंदर बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। हिली एरियाज में अपन बनाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को, हिली एरियाज के अंदर अपन बनाते हैं, पहाड़ी एरियाज के अंदर हम बनाते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो स्टीम पावर प्लांट को नियर टू लोड सेंटर बनाते हैं, नियर टू लोड सेंटर, जहां पर हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो। नेक्स्ट, न्यूक्लियर अवे फ्रॉम द लोड सेंटर, अवे फ्रॉम लोड सेंटर, अवे फ्रॉम लोड सेंटर। इसको बुलाते हैं एनीवेयर। आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी लगाओ। इसको आप अपनी छत पर भी बना सकते हैं। इसको आप अपनी छत पर भी लगा सकते हैं। किसको ध्यान रखना, डीजल पावर प्लांट को। एनीवेयर, कहां पर भी, कहीं पर भी लगाओ, आप अपनी छत पर बना सकते हो। डीजल पावर प्लांट है, लाइट जाते से एकदम से डीजी चलवा दो। सुना होगा आपने, डीजी है ना। चलिए, हाँ बताइए बेटा, कौन प्रेस कर रहे हो? कहाँ कोई तकलीफ? सुभद्रा, हैदर, कोई डाउट किसी को? चलिए जल्दी से बताओ, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। वेस्ट बंगाल के कौन कौन हो आप? आपकी वैकेंसी आ रखी है आज। जब वैकेंसी आती है ना, पता है सारे में एक ही साथ में आती है। अभी देखना डेली आपको कोई कोई नोटिफिकेशन दिखेगा। मुझे लग रहा है सारा ये सभी लोग एक मुहूर्त पूछा कर रखते हैं कि इस दिन से हम नोटिफिकेशन निकालना शुरू करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। जेकेएसबी के लिए वीडियो नहीं बनाया, गाइडेंस के लिए बनाते हैं यार। वीडियो बनाते हैं। आज किसी न किसी का एक सेशन रखता हूं मैं, देखें। थर्मल एफिशिएंसी ईएससी बुक में 30 to 40, वो चलेगा, वो अलग अलग चीजें हैं। अभी हमें इतना ही मानना है, 30 तक ही मानना है ना। वो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है ना। ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है हमारे पास में। क्या बोल रहे हो? स्टैंड बाय लॉस कोई पूछ रहा था, बता दीजिए।
अच्छा, आपने वर्ड सुना है स्टैंड बाय? कहाँ सुना है? मैंने आपको तरीका ही बताया था, अगर आप मुझसे पढ़े होंगे डिटेल में, तो मैंने आपको तरीका बताया था स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा क्रिकेट का मैच वैच देखते होंगे आप बोलते हो कि आज जो है विराट कोहली स्टैंड बाय में है, स्टैंड बॉय बोलते हैं तो खैर उसको तो है, लेकिन स्टैंड बाय अपन उसी को से याद रखो। स्टैंड बाय का मतलब क्या है, जो नॉर्मली बाहर जो है वो मैदान 11 प्लेयर में नहीं होते हैं, जो पानी वानी पिलाने के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन हाँ, आपको सभी को पता है कि उनको भी उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी हमारे पास में मैच खेलने वाले को सैलरी मिलती है। यानी कि उनको भी पैसा देना पड़ेगा, उनको भी मेडल मिलेगा, सारी चीजें हमारे पास में जो है वो मिलेगी, तो फैसिलिटी उनके लिए भी सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है, स्टैंड बाय देखो खेल नहीं रहे हैं फिर भी उनको पैसा देना पड़ रहा है, हमारे लिए एक नुकसान है कि नहीं है? ठीक है, नुकसान है कि नहीं है? आगे याद, चलिए बस वही चीज है। तो स्टैंड बाय वो होता कि हमारे पास में जो एक अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ पावर जो होगा ही होगा, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको अपन बोलते हैं स्टैंड बाय लॉस, है ना। चलिए, तो ये चीज आपको सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहां तक कौन कौन से पावर प्लांट हो गए हमारे पास में? यहां तक हमारे पास में जो है वो हाइड्रो, स्टीम, न्यूक्लियर, डीजल पावर प्लांट हमारे पास में हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट पावर प्लांट होगा गैस टरबाइन पावर प्लांट। क्या होगा? गैस टरबाइन पावर प्लांट। हो सकता है कि ये आप में से बहुत सारे पहली बार पढ़ रहे होंगे, जल्दी से बताओ कौन कौन ये पावर प्लांट पहली बार पढ़ेगा। बट हाँ, जिन्होंने रैंक इंप्रूवमेंट बेस में पढ़ लिया होगा, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था, रैंक इंप्रूवमेंट बेस में मैंने पढ़ाया था गैस टरबाइन पावर प्लांट। जिन्होंने रैंक इंप्रूवमेंट में से नहीं पढ़े होंगे वीडियो, तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना। तो आजकल इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, गैस टरबाइन पावर प्लांट से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट है पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट जो है वो अपन पढ़ते हैं। चलो, अभी तो टाइम है हमारे पास में, स्टार्ट कर देते हैं। चलो, गैस टरबाइन पावर प्लांट सबसे पहले बताएंगे कौन सा है, बेस लोड प्लांट है या पीक लोड प्लांट है? पहली चीज जल्दी से बताओ, बेस लोड है या पीक लोड है? बेस लोड प्लांट है या पीक लोड प्लांट है? मैं आपको इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा पीडीएफ के थ्रू बताता हूँ सारे पॉइंट, क्योंकि बहुत थ्योरी है इसके अंदर। चलिए, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, पीक लोड प्लांट होता है, ध्यान रखना। बेस लोड प्लांट नहीं होता है। कौन सा होता है? पीक लोड प्लांट हमारे पास में होता है। पीक लोड प्लांट हमारे पास में होता है। चलिए, तो हम बात करेंगे किसके बारे में? गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में ना। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट का ये हमारे पास में क्या होता है, डायग्राम होता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ध्यान रखना, अराउंड हमारे पास में 20% होती है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, अराउंड हमारे पास में 20% हमारे पास में होती है। इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ पर एक कंप्रेसर अपन यूज करते हैं, एक कंबशन चैम्बर अपन यूज करते हैं, एक गैस टरबाइन हमारे पास में होता है जहां पर एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, एटमॉस्फेयर में चली जाती है ना। तो इसका ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट जो होता है हमारे पास में, इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी गैसेज होती है, ये ध्यान रखना, यहां पर कंप्रेसर के साथ में क्या होता है, अब यहां से जो अपन गैसेज हैं वो हाईली अपन क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करके रखते हैं ना। और उस कंप्रेस्ड गैसेस को यहां से अपन क्या करते हैं, कंबशन चेंबर के थ्रू जो है वो टरबाइन तक पहुंचाते हैं।
ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, ये जो होता है ना टरबाइन है, टरबाइन ध्यान रखना कंप्रेसर जो है उसको भी सप्लाई देता है, और टरबाइन जो है वो अल्टरनेटर को भी सप्लाई देता है। मतलब शाफ्ट इधर भी होती है, शाफ्ट उधर भी होती है। तो बताओ रोटर को जो अल्टरनेटर को जो आउटपुट मिल रहा है वो कम मिलेगा, इसीलिए हमारे पास में एफिशिएंसी जो है, आज नहीं हुई थी डियर क्लास, आज क्लास नहीं हुई थी क्योंकि सुबह सुबह जो है वो लाइट खराब हो गई थी, एमसीबी जल गई थी, तो उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई है ना। मॉर्निंग वाली क्लास ही वन आधा घंटा लेट स्टार्ट हुई थी, मशीन वाली भी है ना। चलो, तो अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखना, इसकी तो टरबाइन की एफिशिएंसी हमारे पास में कम क्यों होती है? इसकी एफिशिएंसी इसलिए होती कम होती क्योंकि इसको कंप्रेसर को भी सप्लाई देना होता है, इधर भी सप्लाई देना होता है, तो इधर कम मिलेगा क्योंकि कुछ आउटपुट वहां पर भी जाएगा, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? ओनली 20% ही हमारे पास में होती है। तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर, यहां पर हाई प्रेशर के साथ में अपन क्या करते हैं, गैसेस को अपन कंप्रेस करके रखते हैं हमारे पास में कंप्रेशन चेंबर के अंदर। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, असरसन रीजन में बना देगा ये वाला पॉइंट जो है, ये मैंने पहले ही बताया था और अभी बोल रहा हूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है ना, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है गैस टरबाइन पंप की, जो हमारे पास में क्या होगी, कम होती है। क्यों? ध्यान रखना, ओवरऑल एफिशिएंसी गैस टरबाइन एज ए प्राइम मूवर अपन यूज करते हैं ना, लिमिटेड ड्यू टू क्या, किसकी वजह से? ध्यान रखना, इसको जो है वो कंप्रेसर को भी पावर सप्लाई करना होता है, इसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। यही आपके पास में लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर हम बात करें यहां पर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास में क्या होगा, ये जो तीन चीजें हैं ना, लास्ट में ये जो तीन चीजें हैं, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। चलो अपन सीक्वेंस वाइज ही देख लेते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट अपन यूज करते हैं स्टार्टिंग प्लांट फॉर ड्राइविंग ऑक्सिलरीज ऑफ अदर पावर प्लांट, मतलब जो भी हमारे पास है पावर प्लांट के अंदर कुछ अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको सप्लाई देने के लिए भी अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसको अपन यूज करते हैं कहां पर? एज ए पीक लोड प्लांट भी अपन इसको यूज करते हैं, ध्यान रखना, बेस लोड नहीं यूज करते हैं, एज ए पीक लोड प्लांट यूज करते हैं, ऑक्सिलरी को सप्लाई देने के लिए अपन यूज करते हैं। इसको एज ए स्टैंड बाय प्लांट भी अपन यूज करते हैं, ध्यान रखना क्या करते हैं, स्टैंड बाय प्लांट जो है वो भी हम इसको यूज करते हैं। स्टैंड बाय मतलब इमरजेंसी के लिए हम रखा हुआ है उसको स्फेयर में है, उसको यूज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, ये बोला कि गैस टरबाइन पावर प्लांट आल्सो यूज्ड एज ए बेस लोड पावर प्लांट, ये मत करना है ना, इस पॉइंट को मैंने काट रखा था पहले भी, इसको मत पढ़ना है ना, नहीं तो आप सोचोगे इससे बेस लोड प्लांट जो है क्या हमारे पास में, नहीं, यहाँ पर हम नहीं यूज करते, हम इसको एज ए पीक लोड ही यूज करते हैं इंडिया में, तो इसको मत मानना है ना कि बेस लोड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर इनको और कहाँ यूज करते हैं, सच पावर प्लांट यूज इन द टाइडल पावर प्लांट के पैरेलल में भी इनको यूज किया था, कहां पर? टाइडल पावर प्लांट के पैरेलल में भी इसको अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में, अगर हम बात करें गैस पावर प्लांट जो है हमारे पास में एडवांटेज क्या होता है? सिंप्लिसिटी, डिजाइन करना बहुत आसान होता है, इंस्टॉलेशन आसान होता है, हाई हमारे पास में रिलायबिलिटी होती है, सिंपल ल्यूब्रिकेशन सिस्टम होता है, क्लीन एग्जॉस्ट रिक्वायरिंग नो स्टेक रिक्वायर होता है, कॉम्पैक्टनेस होता है, लो इनिशियल कॉस्ट होता है, नो स्टैंड बाय लॉस होते हैं। ये सारे इसके क्या है, एडवांटेज है। क्या है, ध्यान रखना, स्टैंड बाय लॉस इसमें भी नहीं होता है, गैस पावर प्लांट में, हाइड्रो में भी नहीं होता है। नो स्टैंड बाय लॉस, इनिशियल कॉस्ट हमारे पास से कम होती है, कॉम्पैक्टनेस होता है, रिलायबिलिटी होती है, क्लीन एग्जॉस्ट होता है, ये हमारे पास में इजीली डिजाइन होता है। नेक्स्ट, अगर डिमेरिट्स की बात करें, एफिशिएंसी लो होती है, फ्यूल कॉस्ट हाई होती है, और ओनली यूज्ड एज ए पीक लोड प्लांट ही हम इसको यूज करते हैं ना। कौन सी गैस यूज करते हैं? आप मुझे बताओ कौन सी गैस यूज करते हैं, आप ही बताओ, चलो आज मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे कौन कौन सी गैस अपन यूज करते हैं, एज ए फ्यूल क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। चलो, तो यहां पर आ जाओ, द हमारे पास में के गैस पावर प्लांट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना, तो ये अगली स्लाइड में आपका जो आंसर था, चलो तब सामने दिख ही गया होगा आपको, अगली स्लाइड में आपका आंसर है कि हमारे पास में जो है कौन सी बताऊं, पेट्रोलियम फ्यूल, जिस सचेज अगर हम बात करें, केरोसिन हो गया, गैस ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, रेजिडुअल हमारे पास में ऑयल हो गया, आर क्वाइट सुटेबल फॉर द यूज इन द गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। बाकी अगर हम बात करें नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस विच इज मीथेन, ठीक है, मेनली मीथेन हैज ए वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड इज जनरली यूज्ड फॉर द ऑक्सिलरी पावर जनरेशन इन
ऑयल फील्ड के अंदर अपन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना, मीथेन को अपन जनरली यूज करते हैं ना। नाउ इट इज गैस पावर प्लांट मेनली यूज, ध्यान रखना, नेचुरल गैस यूज करते हैं, एनजी आप सुनते होंगे आजकल, नेचुरल गैस आजकल के दिनों में अगर हम बात करें तो मेनली अपन नेचुरल गैस यूज करते हैं। लिक्विड एलपीजी गैस अपन यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर आता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस अपन यूज करते हैं, नेचुरल गैस अपन यूज करते हैं। नेचुरल गैस जो है कंटेन 80% जो है मिथेन होती है उसके अंदर, ध्यान रखना 80% मिथेन और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अदर गैसेस हमारे पास में होती है। एग्जाम में पूछेगा कि बताओ नेचुरल गैस में क्या होता है सबसे हाईएस्ट, नेचुरल गैस के अंदर हमारे पास में होता है 80% मिथेन होती है ना, क्या होती है हमारे पास में 80% जो है वो मिथेन हमारे पास में होती है। ये सारे पॉइंट अंडरलाइन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये पूछता है बहुत बार कि एफिशिएंसी ऑफ सिंपल गैस टरबाइन पावर प्लांट की एफिशिएंसी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एफिशिएंसी को इंप्रूव जो करते हैं हम रीजनरेटर इंटरकूलर और रीहीटर हम यूज करके, ध्यान रखना क्या करके, गैस टरबाइन पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो हम रीजनरेटर को यूज करके, इंटरकूलर को यूज करके या रीहीटर को हम यूज करके इसकी एफिशिएंसी जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एफिशिएंसी आपसे पूछ लेगा कि बताओ एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, तो यहां से हम एफिशिएंसी क्या कर सकते हैं, इनकी इंक्रीज कर सकते हैं ना, गैस टरबाइन पावर प्लांट की। जैसे ये हमारे पास में क्या है, ये विद हमारे पास में क्या है, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी के साथ में ये हमारा कंप्रेसर होगा, उससे के बीच में कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर, ध्यान रखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ इंटरकूलर कहां लगाया जाता है, इंटरकूलर कहां लगाते हैं, तो लो प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर के बीच में इंटरकूलर लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टरबाइन के बीच में रीजनरेटर यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, रीजनरेटर यूज करते हैं। और हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन के बीच में रीहीटर यूज किया जाता है। इनकी लोकेशन पूछता है आपको डायरेक्टली। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे अगर आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे, क्योंकि यूपीपीसीएल के अंदर या फिर हमारे पास में अदर अदर एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ एसएससी ने ज्यादातर इनमें से क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन पूछा है। अभी वो नया क्वेश्चन बनाएगा तो इसी में से आपको बनाकर दे सकता है, याद रहेगा, जल्दी से बताओ, ये सारे पॉइंट याद रहेंगे। एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम तीन चीज लगाते हैं, इंटरकूलर, रीजनरेटर और रीहीटर। क्या होगा, इंटरकूलर, रीजनरेटर और रीहीटर हमारे पास में। अरे हाँ सब पढ़ेंगे बेटा, ब्यूटी कुमारी सब पढ़ेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट भी पढ़ेंगे अपन है ना, मतलब विंड पावर प्लांट भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। पीडीएफ, हाँ ये पीडीएफ में मिलेगी आपको है ना, इसी सेम पीडीएफ में क्लास के साथ में सारा आपको मिलेगा है ना, क्लास के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो ये वही क्वेश्चन है, आपको पूछेगा हाउ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन पावर प्लांट इंप्रूव, कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग हमारे पास में क्या होगा, इंटरकूलर, बाय यूजिंग हमारे पास में क्या होगा, रीहीटर, ध्यान रखना, रीहीटिंग करके, या फिर अपन हमारे पास में यूज करके रीजनरेटर। रीजनरेटर क्या काम करता है, रीजनरेटर यूटिलाइज द हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस टू द हीट कंप्रेस्ड बिफोर इट सेंड टू द कंबशन चैम्बर। ये क्या काम करता है, ध्यान रखना, यूटिलाइज करता है हीट ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस टू द, कहां पर, रीजनरेटर, देखो कहां लगा हुआ है, यहाँ हो, ये रीजनरेटर लगा हुआ है, यहां से टरबाइन से जो गैसेज आएगी ना वो यहां से बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है ना, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, हाइड्रो पावर प्लांट में जो काम इकोनोमाइजर का था ना, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो इकोनोमाइजर का था हमारे पास में, कन्वेंशनल है बेटा, कन्वेंशनल है, ठीक है, ये कन्वेंशनल में आता है, लिखा चुका हूं मैं पहले, नाम है ना। अगर हम बात करें इसके अंदर, मैंने क्या बोला कि जो इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, कि इकोनोमाइजर जो भी हमारे पास में फ्लू गैसेस जा रही है और जो फ्यूल अंदर जा रहा है, तो क्या करता है इकोनोमाइजर, हीट एब्जॉर्ब करके फ्लू गैसेस से हीट वाटर को हीटेड करता है ना। सेम यहां पर वो काम कौन कर रहा है, देखो रीजनरेटर काम कर रहा है। रीजनरेटर क्या काम कर रहा है, रीजनरेटर यहां से जो एग्जॉस्ट गैस आ रही है ना, एग्जॉस्ट गैस जो आ रही है, एग्जॉस्ट टू द एटमोस्फियर, उससे हीट को एब्जॉर्ब करके, जो हीट हमारे पास में हाई प्रेशर से लो प्रेशर टरबाइन पर जो हमारे पास में गैसेस पहुंच रही है, तो उनको हीट अप करके भेजता है हमारे पास में, यानी यहां से पहले से गर्म करके भेजेगा ताकि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। तो समझ में आ गया रीजनरेटर का मतलब क्या है, क्या काम है, यही पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि क्या करेगा हमारे पास में, रीजनरेटर यूटिलाइज द हीट एग्जॉस्ट
gases to compressed air before sent to the combustion chamber. कंबशन चैम्बर्स में जाने से पहले हमारे पास में वो हीट को एब्जॉर्ब करके उसको गर्म करता है और एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है ना। दूसरा, इंटरकूलर इज हमारे पास में हीट एक्सचेंजर होता है विच कूल द पार्शियली compressed air in the order to reduce the volume and increase the density। समझना, ये हमारे पास में क्या होगा, इंटरकूलर क्या काम करेगा, इंटरकूलर जो है यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास में। ये ध्यान रखना, जहां से एलपी से एचपी पर जा रही है ना गैसेस, तो वहां से क्या करेगा, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। क्या करेगा, ध्यान रखना, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इंटरकूलर एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर होता है विच कूल पार्शियली द कंप्रेस्ड एयर, कहां से, लो से हाई प्रेशर पर आ रही है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम एंड इंक्रीज द डेंसिटी, डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए और वॉल्यूम को कम करने के लिए हमारे पास में क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है। और उससे क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन द थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। रीहीटिंग क्या होगा, इंप्रूव द आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन ड्यू टू द मल्टीपल हीटिंग। समझना, रीहीटिंग का मतलब क्या होगा, यहां पर ये है रीहीटर, तो यहां पर क्या होगा, यहां से टरबाइन से आ रहा है, फिर एक बार और हीटअप देकर फिर लो टरबाइन पर जाएगा, मल्टीपल टाइम्स हीटिंग हम दे रहे हैं, ताकि हमारे पास में क्या होगा, वो ज्यादा हीट मिले तो ज्यादा आउटपुट हमारे पास में मिलेगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं, रीहीटर हम यूज करते हैं। तो तीन चीज जरूर ध्यान रखना इसमें। एक तो ये एफिशिएंसी को इंप्रूव कौन कौन करता है, तो हमारे पास में क्या होगा, ये तीनों पार्ट इंप्रूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इनको कहां कहां लगाया जाता है, लोकेशन पूछेगा। तो लो कंप्रेसर और हाई कंप्रेशन के बीच में हमारे पास इंटरकूलर होता है, और हाई प्रेशर और लो हाई प्रेशर टरबाइन के बीच में हमारे पास रीजनरेटर होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर टरबाइन के बीच में रीहीटर यूज होता है। ये तीनों का सीक्वेंस आप याद रखना, जो आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछेगा। नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ द गैस टरबाइन पावर प्लांट, ऑलरेडी मैं भी आपको बता चुका हूं ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं, ये फिर से यहां पर और लिखे हुए हैं, और कुछ नहीं है ना। इन कंपैरिजन विद स्टीम पावर प्लांट, जल्दी से बताओ, ये याद रहेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, ये सारे पॉइंट है डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट से रिलेटेड। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, आपको याद रखना है गैस टरबाइन पावर प्लांट के अंदर। और ये ध्यान रखना, ये टॉपिक ऐसा होगा कि जो भी एसएससी का पेपर देने जा रहे होंगे, अराउंड 90% लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि पहले मैं भी नहीं पढ़ाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आने के बाद पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आया 20 का, लेकिन अभी थोड़ा सा अपन ने चीजों को इंप्रूव किया, कंटेंट को। मैंने आपको बोला था ना कि थोड़ा इंप्रूव मैं करूंगा, थोड़ा इंप्रूव आप भी करोगे। तो आपको ये जो टॉपिक है ये एक्स्ट्रा है, कोई नहीं करेगा, आप करोगे तो आपकी रैंक अच्छी आएगी। तो पढ़कर जाइएगा जरूर हमारे पास में, है ना। हाँ हाँ, आपने पढ़ा, आपने उस टाइम पढ़ा जब मैं इंप्रूव चीजों करके पढ़ा रहा था, है ना। ऐसे तो मशीन में भी हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं इस बार। चलो, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद में, ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद में आगे के पावर प्लांट स्टार्ट करेंगे, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, है ना। टाइम कितना हो गया है, ठीक है, 3:30 से अपन स्टार्ट करते हैं आगे, 3:30।
चलिए तो स्टार्ट करें। तो एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, क्या रिप्लाई करना चाहिए आप जल्दी से बताओ। वो पूछ रहा है कि सर सिंक्रोनस मशीन में एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है। जिसने मशीन पढ़ ली और अभी उसको ये नहीं पता कि एक्साइटेशन का मतलब क्या है, तो उसने क्या मशीन पढ़ी होगी। चलो तो स्टार्ट करें। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है ना कि जिसको ये नहीं पता हो कि सर मशीन क्या होती है, एक्साइटेशन क्या होता है। एक्साइटेशन कुछ नहीं होता है, फ्लक्स होता है और कुछ नहीं है। चलिए, एक्साइटेशन, फ्लक्स, फील्ड करंट कुछ भी बोल सकते हो, फील्ड एमएमएफ बोल सकते हो। चलिए तो बड़ा स्टार्ट किया जाए आगे। नेक्स्ट समझना। तो अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास में क्या है, स्टीम पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन आते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। तो अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन के अंदर या नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट के अंदर, तो देखो कन्वेंशनल तो आपको सभी ने पढ़ ही लिया है। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल जहां पर हमारे पास में किसकी नीड नहीं होती है, प्राइम मूवर की नीड नहीं होती है ना। तो यहां पर क्या होगा, नो नीड ऑफ प्राइम मूवर, नो नीड ऑफ प्राइम मूवर। यहां पर हमारे पास में प्राइम मूवर की नीड नहीं होती है, प्राइम मूवर की नीड नहीं होती हमारे पास में। उस तरह के पावर प्लांट को बोलते हैं हम नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट के एग्जांपल क्या होंगे, तो एक होगा सोलर पावर प्लांट, सोलर होगा, सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट होगा विंड पावर प्लांट, नेक्स्ट क्या होगा, विंड पावर प्लांट। नेक्स्ट होगा एमएचडी पावर प्लांट। एमएचडी क्या होता है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स पावर प्लांट। नेक्स्ट होगा हमारे पास में टाइडल पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट। नेक्स्ट होगा जियोथर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट होगा हमारे पास में सोलर, विंड, एमएचडी, टाइडल, जियोथर्मल। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, बायोगैस पावर प्लांट, बायोगैस पावर प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, लास्ट, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, ओटीईसी पावर प्लांट है ना। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, सारे हमारे पास में नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होते हैं, जहां से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, तो हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में ही स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, हाइड्रो नहीं सॉरी, विंड पावर प्लांट के बारे में ना, विंड पावर प्लांट के बारे में, विंड पावर प्लांट के बारे में बात करते हैं। विंड पावर प्लांट जो है, अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है हमारे पास में, पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख देते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखेंगे हम, एडवांटेज, और यहां पर हम लिखेंगे डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एडवांटेज के बारे में, आप मुझे बताएंगे विंड पावर प्लांट के एडवांटेज क्या क्या है, विंड पावर प्लांट के एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहले आप मुझे एडवांटेज के बारे में बताएंगे, आपको क्या देखकर लगता है कि क्या क्या फायदे हो सकते। नो फ्यूल कॉस्ट, करेक्ट। नो फ्यूल कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, हवा का कोई पैसा नहीं है। नो फ्यूल कॉस्ट, नो फ्यूल कॉस्ट। पॉल्यूशन फ्री हमारे पास में रहेगा, पॉल्यूशन फ्री। और बताइए और कोई फायदा, पॉल्यूशन फ्री। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, ये हमारे पास है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, ये भी एडवांटेज है, करेक्ट। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। और कोई एडवांटेज,
क्लीन एनर्जी सोर्स है, करेक्ट। क्लीन एनर्जी सोर्स है, क्लीन एनर्जी सोर्स है, क्लीन एनर्जी सोर्स हमारे पास में है ना। नेक्स्ट, नो मूविंग पार्ट्स हमारे पास में रिक्वायर्ड होंगे, नहीं ऐसा नहीं यार, ऐसा मत सोचो। विंड पावर प्लांट में कौन किसने लिखा नो मूविंग पार्ट्स? आकाश, थोड़ा सा ऐसे क्या करना है, पानी गिलास ऐसे उठानी है, ऐसे फिंगर को ऐसे डालिए और ऐसे मुंह पे से छिटे मारिए, फिर आपको पता लगेगा कि मूविंग पार्ट्स होते नहीं, तो ब्लेड्स घूमती नहीं घूमती उसके अंदर? अरे ब्लेड्स रोटेट होती नहीं होती, जल्दी से बताओ। विवेक भी बोल रहे सर नो मूविंग पार्ट्स देन एफिशिएंसी इज हाई। ऐसे मत करो यार, अरे मूविंग पार्ट्स होते हैं इसके अंदर यार, इसके अंदर मूविंग पार्ट्स हमारे पास में होते हैं। समझ में? तो मूविंग पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। और किसने बोला एफिशिएंसी हाई होती है? ये बताओ जल्दी, रिलायबिलिटी के मामले में रिलायबिलिटी इसकी क्या होती है? लेस रिलायबल होता है या मोर रिलायबल होता है? कोई बोला सर एफिशिएंसी हाई होती है, बस कुछ भी बोलना है, 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट हमने लिखे हुए, हमें कुछ भी डिसएडवांटेज एडवांटेज का पूछा जाए तो हम लॉस की बात तो करेंगे ही करेंगे सबसे पहले। ये लेस रिलायबल है हमारे पास में, रिलायबिलिटी इसकी अच्छी नहीं है, लेस रिलायबल होता है हमारे पास में ना। ठीक है, तो एफिशिएंसी हाई कहां से कर रहे हो यार? लेस रिलायबल होता है ये हमारे पास, ये डिसएडवांटेज है ना, एडवांटेज नहीं है। यहाँ लिखो लेस रिलायबल है, लेस रिलायबल होता है हमारे पास में। नेक्स्ट, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा हमारे पास में जमीन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, लार्ज एरिया हमारे पास में रिक्वायर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होगा, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो है बर्ड हंटिंग की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास में प्रॉब्लम होगी, बर्ड हंटिंग प्रॉब्लम, बर्ड हंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बर्ड हंटिंग की प्रॉब्लम हमारे पास में होगी। नेक्स्ट बताएंगे, हाँ बर्ड हंटिंग प्रॉब्लम हमारे पास में होगी, करेक्ट। इनिशियल कॉस्ट हमारे पास में होती वेरी हाई होती, वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट, वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट, वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट हमारे पास में होती, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इनिशियली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसएडवांटेज, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, अपन किसी को इसको हर जगह नहीं बना सकते हैं ना, हम इसको जो है वो, हाँ नॉइसी प्रॉब्लम डेफिनेटली, गियर बॉक्स इज रिक्वायर्ड, हाँ वो एक्सपेंसिव होता है, करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर लिख देना नॉइस प्रॉब्लम, नॉइस प्रॉब्लम एंड गियर बॉक्स इज रिक्वायर्ड, गियर बॉक्स इज रिक्वायर्ड होता है, सही बात है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें डिसएडवांटेज, हाई इनिशियल कॉस्ट, बर्ड हंटिंग, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विंड पावर प्लांट, मैंने क्या बोला कि अपन हर जगह नहीं लगा सकते हैं, मिनिमम विंड स्पीड जो है 4 to 5 मीटर पर सेकंड जो है वो रिक्वायर्ड होती है, करेक्ट। तो यहां पर लिख देना कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर, ये भी डिसएडवांटेज ही लिख रहे हैं अपन, है ना, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ही चल रहे हैं हमारे पास में ना, कितने हो चुके हैं डिसएडवांटेज? अच्छा नंबरिंग हमने नहीं की है, ठीक है। तो यहां पर लिख देना कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट, cannot be construct anywhere, cannot be construct anywhere, मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड जो होगी कितनी होगी ध्यान रखना, अगला पॉइंट लिख देना मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड, मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड, विंड स्पीड रिक्वायर्ड, मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड 4 to 5 मीटर, 4 to 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ये हमारे पास में कॉस्टली होता है, क्यों बताओ? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में इंडक्शन जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, इंडक्शन जनरेटर की जो रिक्वायरमेंट हमारे पास में होती है, तो लिखना है इसके अंदर इंडक्शन जनरेटर इज रिक्वायर्ड। क्या बोल रहे हो सर, इसका करना ही बंद कर दिया जाए?
किसका यूज? 18 किलोमीटर पर आवर आप कर सकते हो डेफिनेटली। चलो, तो यहां पर क्या होगा, मैंने क्या बोला, ये कॉस्टली होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन जनरेटर हमारे पास में रिक्वायर्ड होता है, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर रिक्वायर्ड इन दिस इन दिस डबली फेड इंडक्शन जनरेटर इज रिक्वायर्ड। चलिए 1 मिनट वेट करो। मुझे लग रहा है यूपीएस सिस्टम इसका खराब हो चुका है, अब चेंज करना पड़ेगा। पहले जब लाइट जाती थी तो यूपीएस ट्रिप नहीं करता था, लेकिन अब यूपीएस ट्रिप कर रहे हैं। चलिए, तो कल एक नया यूपीएस सिस्टम लाकर लगाते हैं ताकि ये इश्यू ना आए, जो लाइट जाने के बाद में बोर्ड बंद हो जा रहा है ना। तो देखो, यही तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो यार, बहुत सारे इक्विपमेंट लाके लगाने पड़ते हैं, स्टूडियो में भी बहुत खर्चे होते हैं। अब कम से कम ये सेट आएगा यूपीएस सिस्टम का 20 to 25,000 का एक सेट आएगा, वो लाकर लगाना पड़ेगा यूपीएस सिस्टम। बहुत सारों को ऐसा लगता है कि सर बहुत कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लगता भी है इसके अंदर। अभी एक लैपटॉप पहले लिया था 1-2 महीने पहले, उसके बाद में एक लैपटॉप अभी लिया था कुछ दिन पहले ही, 5-6 दिन पहले, मैंने आपको दिखाया भी था, 10 दिन पहले। अभी एक इन्वर्टर भी लेकर आना है, एक इन्वर्टर की बैटरी की नीड और पड़ रही है। चलो, बस 1 मिनट ही चल जाए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरी सैलरी कितनी होती है तो हमारा ही अपना ही है ना, अपने बिजनेस में सैलरी थोड़ी ना देखी जाती है। चलो, सैलरी तो अपन किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी होती है ना। क्या बोलो अभिषेक? हाँ, अभी यूपीएस नहीं रहा, ये इंटरप्टेड हो गया ना। 10% आपको दे दूं मैं, अजय कुमार बोले 10% ले लो बेटा, 100% ले जाओ। आपकी आपकी कोचिंग है यार, मैंने मना किया कभी? आ जाओ, ले जाओ 100%। मैं तो बोल रहा हूँ आप ही आके पढ़ाओ, बस एक दिन आपके आप पढ़ाओ। नहीं तो आप अगर एक दिन भी नहीं पढ़ाओ तो अजय कुमार एक काम करो, बस मैं एक दिन जब मैं जितना लिखूं उसका बस आपको क्या करना है, यहाँ पर पास में बैठकर सिर्फ इसको मिटाना है पूरे दिन भर में ना, ऐसे हाथ ऊपर ही रखना है। कितनी देर तक रख सकते हो, जल्दी से बताओ। ये तो बचपन में पता है स्कूल में बहुत सजा मिलती है ना, आपको हाथ ऊपर करके खड़े रहो, तो वो बेनिफिट यहाँ पर करता है ना, कि चलो वो हाथ ऊपर करके पहले करते थे तो वो हाथ में दर्द नहीं होता है। कितनी देर तक हाथ ऊपर करके रख लोगे? अगले दिन आप खुद ही बोल दोगे सर नहीं, आप अपना काम खुद ही संभालिए, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ वो एकदम सही बात है। चलो, तो आगे बढ़ते अपन, है ना। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज में यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखे थे अपन ने, बता दो। कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनीवेयर, मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड इतनी थी। और यहाँ पर क्या बोला था मैंने, इन दिस क्या होगा हमारे पास में, एडिशनल इंडक्शन जनरेटर, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर इज रिक्वायर्ड, इंडक्शन जनरेटर इज रिक्वायर्ड, इंडक्शन जनरेटर इज रिक्वायर्ड, इंडक्शन जनरेटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पता आप बहुत सा आपको लगता होगा कि बहुत आसान होता है पढ़ाना,
किस किस को लगता है बहुत आसान काम है पढ़ाना? बहुत आसान नहीं होता है। कभी आप मिलोगे तब आप देखना, अ, ये जो मेरे दोनों फिंगर है ना, इन दोनों फिंगर में अगर आप देखोगे तो ये जिसमें पेन पकड़ता हूँ, ये फिंगर की साइज जो है ना, इसके कंपैरिजन में लगभग 1.25 टाइम, मतलब 25% फिंगर ये बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ऐसे ही पूरे दिन में पेन ऐसा रहता है। जिस पर सपोर्ट अपन लेते हैं ना अंगुली का, इस पेन का सपोर्ट रहता है, वहां पर अगर आप देखोगे तो एक साइड में पूरी एक जगह हो चुकी है, कि वहां पर पूरा एक निशान हो चुका है कि यहाँ पर पेन जो है रखते हैं तो खड्डा है वहां पर। तो इतना आसान नहीं होता बेटा पढ़ाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती पढ़ाने के लिए। और ऊपर से ये है कि पावर सिस्टम पढ़ा रहे हो तब तक पावर सिस्टम ही पढ़ना है, पावर सिस्टम ही माइंड से आना चाहिए। पता लगा पावर सिस्टम पढ़ा रहे हो और मशीन माइंड से निकल रहा है, या कुछ एक पॉइंट भी अगर गलत लिखा दो, अगर आपको पता है कि अगर एक पॉइंट या दो पॉइंट भी गलत लिखा दो तो इधर से बच्चे बवाल कर देते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है, बहुत स्टेबल माइंड रखना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो अजय कुमार थोड़ा स्टेबल माइंड लेकर आओ एकदम से। स्टेबल माइंड अगर आपके पास में आ गया तो आप पढ़ाओगे ही नहीं, वैसे आपकी नौकरी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी सेंस पर कंट्रोल करना सीख गए, स्टेबल माइंड के साथ में अगर आप पढ़ लिए, तो नौकरी वैसे भी लग जाएगी आपके पास में ना। चलो, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आगे, अगले पॉइंट पर। और बताएंगे क्या ड्रॉप डिसएडवांटेज है। एडिशनल इंडक्शन जनरेटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। मिनिमम विंड स्पीड इतनी रिक्वायर्ड होगी, कंस्ट्रक्शन इतना होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास में अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे पास में क्या होंगे, ये हमारे पास में डिसएडवांटेज होंगे। इनिशियल कॉस्ट हमारे पास में क्या होगी, हाई होगी, लिखा दिया मैंने, वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट लिखा दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन, एग्जामिनर पूछेगा, बताओ टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन। विंड टरबाइन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो हम दो टाइप के विंड टरबाइन अपन यूज करते हैं यहां पर, कौन कौन से ध्यान रखना। एक तो हॉरिजेंटल ब्लेड टाइप, और दूसरा क्या होगा हमारे पास में वर्टिकल। एक तो क्या होगा हमारे पास में हॉरिजेंटल, और दूसरा क्या होगा हमारे पास में वर्टिकल। हॉरिजेंटल और दूसरा क्या होगा वर्टिकल। चलिए, तो हॉरिजेंटल जो है वो के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। हॉरिजेंटल के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? चलिए, कौन सा होता है जल्दी से, हॉरिजेंटल टरबाइन के अंदर कौन कौन से होते हैं? सेवियस टाइप एंड डेरियस टाइप, यही होता है। हॉरिजेंटल के अंदर कौन कौन से आते हैं? हॉरिजेंटल के अंदर कौन कौन से आते हैं? मैं हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूँ। सेवियस और डेरियस आते हैं, या फिर हमारे पास में मल्टी ब्लेड टाइप। हाँ, वो वर्टिकल के एग्जांपल होते हैं, करेक्ट। सेल टाइप, प्रोपेलर टाइप और मल्टी ब्लेड टाइप, करेक्ट है। हॉरिजेंटल में क्या आता है, तीन आते हैं, सेल टाइप, सेल टाइप, सेल टाइप, प्रोपेलर टाइप, प्रोपेलर टाइप एंड मल्टी ब्लेड टाइप। मल्टी ब्लेड टाइप, मल्टी ब्लेड टाइप, मल्टी ब्लेड टाइप। और यहां पर क्या होता है, यहां पर होते हैं सेवियस टाइप एंड डेरियस टाइप। सेवियस एंड डेरियस, सेवियस एंड डेरियस टाइप। तो ये हमारे पास में क्या होंगे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो है वो क्लासिफिकेशन होंगे हमारे पास में टाइप्स ऑफ टरबाइन के। तो इस टेबल में से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा, बताओ विंड पावर का फॉर्मूला पूछेगा। विंड पावर, विंड पावर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। विंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, आप ही बताइए। विंड पावर या विंड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रो ए वी क्यूब। क्या होता है, हाफ रो ए वी क्यूब, करेक्ट। यहां से क्या होगा हमारे पास, हाफ रो ए वी क्यूब हमारे पास में रहता है। रो यहां पर क्या होता है, ए यहां पर क्या होता है, और वी यहां पर क्या होता है, वी यहां पर होता है वेलोसिटी, वी यहां पर क्या होता है वेलोसिटी। और नेक्स्ट ये रो क्या होता है हमारे पास में, और ए क्या होता है एरिया, एरिया बाय विच एयर इज पास्ड। एयर जो जिससे पास होती है उसका एरिया।
नेक्स्ट, रो यहां पर क्या होता है, जल्दी से बताओ। रो यहां पर क्या होता है? रो यहां पर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर, करेक्ट। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर हमारे पास में होती है। क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एयर हमारे पास में होती है। चलिए 1 मिनट वेट करना। कंप्लीट। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। यहां से आपको आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे आपको लगता होगा कि ये नया टॉपिक ऐड किया, किस किस को ऐसा लगता है कि ये एक न्यू टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं? किस किस को ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ये एक नया टॉपिक है जिसके क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं? ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गलत लगता है। इसके क्वेश्चन 2018 में भी आए हुए हैं, 2018 में भी इनके क्वेश्चन आए हुए, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन किस पेपर में आए हुए हैं? ये पहले एई लेवल में पूछा जाता था। किसमें? एई लेवल के एग्जाम में 2018, 16 उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन्होंने क्या है, जेई लेवल में अब ऐड किया है इसको, है ना। बट ऐसा नहीं कि ये टॉपिक कोई नया है, कि अभी न्यू है, बिल्कुल ही अभी चीजें पूछी जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके क्वेश्चन 18 में, 16 के अंदर आपको बहुत सारे एई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा हुआ है। ये वोल्ट आपके वेलोसिटी का